तो आज मैं आपसे सॉलिबिलिटी के आंसर 24 कैरेट के डिस्कस करने जा रहा हूँ। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और जेई नीट से लेकर सब जगह धूम मचाई हुई है। बहुत आसान क्वेश्चन भी है। आपको चार गैसेस का केएच दे रखा है और आपसे कह रहे हैं अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ सॉलिबिलिटी। तो पहले ज्ञान क्या कहता है? ज्ञान कहता है कि जो केएच की वैल्यू है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉलिबिलिटी ऑफ गैस। इसका मतलब ऐसी गैसेस जिनका केएच ज्यादा होगा उनकी सॉलिबिलिटी कम होगी। अब आप देख सकते हो कि सबसे ज्यादा केएच अगर आप देखो तो वो आ रहा है 40 विच इज ऑफ आर्गन। आप देखो, सी आंसर है इसका। तो आर्गन सबसे कम घुलेगी क्योंकि इसका केएच सबसे ज्यादा है, फॉलोड बाय CO2। CO2 का जो केएच है वो 1.67 है। मीथेन CO2 से ज्यादा घुलेगी क्योंकि मीथेन का केएच कम है। सबसे ज्यादा फॉर्मेल्डिहाइड घुलेगा क्योंकि इसका केएच सबसे कम है। सेकंड क्वेश्चन है, रोहन सेलिब्रेट हिज बर्थडे विद द फ्रेंड, ओपन ए सोडा बॉटल, ही नोटिस दैट सम ऑफ द डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड गैस एस्केप बिकॉज ऑफ। तो आपको देखो हमेशा से जो गोल्डन रूल याद करना है गैसेस को लेके वो तो यही है। देखो अगेन ज्ञान पहले आएगा। वो यही है कि गैसेस ऑलवेज मूव फ्रॉम, पहले दिमाग में ये बजना चाहिए, गैसेस ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। गैसेस हमेशा हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर जाती हैं। आपको पता है पेप्सी की बोतल में CO2 गैस का प्रेशर हाई होता है। जैसे ही आप ढक्कन खोलोगे वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ जाएगा। एटमॉस्फेयर में CO2 गैस का प्रेशर कम होगा। इसीलिए डिफरेंस इन द सॉलिबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट डिफरेंट प्रेशर। तो जहां तक आपकी पेप्सी की बोतल है उसमें CO2 गैस का प्रेशर हाई है। आपका एटमॉस्फेयर है, इसमें CO2 गैस का प्रेशर कम है। गैसेज ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। इसीलिए ढक्कन खोलते ही कुछ CO2 गैस बबल मार के बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। द रीजन फॉर लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टिश्यूज विच लिव इन हायर एल्टीट्यूड। तो आपको पता है जैसे जैसे हम पहाड़ों पर जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है जिसका मतलब ऑक्सीजन गैस का प्रेशर कम हो जाता है। और हेनरी लॉ कहता है अगर ऑक्सीजन गैस का प्रेशर कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन की सॉलिबिलिटी इन ब्लड भी कम हो जाएगी, जिससे बीमारी पैदा होगी, एनॉक्सिया। सो लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन अल्टीट्यूड इसका आंसर है। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, जिन बच्चों ने एनसीईआरटी पढ़ी है आप देख सकते हो, बहुत आसान सी चीज है। आपको यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। यहाँ पे वेट लगाया हुआ है, आपको एक प्रकार से आपसे हम कह रहे हैं कि आप प्रेशर लगा रहे हो और यहाँ पे वेट ज्यादा लगाए हुए हैं। इसका मतलब हम यहाँ पे प्रेशर कम है और यहाँ पे प्रेशर हाई है। क्योंकि जितने ज्यादा आप वेट रखते हो ना उतना पिस्टन नीचे आता है, उतना दबाव बढ़ता है। अब बात खत्म हो गई। हेनरी क्या बोलता है, बात बात में एक ही बात बोलते हैं। हेनरी क्या बोलता है? हेनरी बोलता है जितना ज्यादा गैस का प्रेशर होगा उतनी ज्यादा गैस की सॉलिबिलिटी होगी। इसका मतलब जो आपका सेकंड बीकर है, क्योंकि इसमें प्रेशर हाई है तो मोर गैस डिजोल्व होगी। क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कम है तो यहाँ पे लेस गैस डिजोल्व होगी। आपको पता है जितना ज्यादा गैस का प्रेशर होता है उतनी ज्यादा गैस सोल्यूशन में डिजोल्व करती है। क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है तो मोर गैस विल डिजोल्व। तो लिखा हुआ है सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन बीकर फर्स्ट इज लेस देन बीकर सेकेंड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड है। अगला आ रहा है वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट के एच। तो के एच
के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा है? एक तो हमारी बेंचमार्क स्टेटमेंट है, के एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉलिबिलिटी। दूसरा, के एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉलिबिलिटी घटती है, के एच बढ़ता है। तो वैल्यू ऑफ के एच इंक्रीजेस with increase in temperature, which represent decrease in solubility। टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉलिबिलिटी घटेगी, और क्योंकि सॉलिबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल केएच होता है तो केएच बढ़ेगा। सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड डिक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर बिकॉज डिसोल्यूशन इज ए। तो आपको पता है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है कि जब हम गैस को घोलते हैं लिक्विड में तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉलिबिलिटी कम क्यों होती है? तो और फिर से रिवाइज करें, गैस का लिक्विड में घुलना इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस। गैस का लिक्विड में घुलना इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और टेम्परेचर बढ़ाने पे अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो और आप टेम्परेचर बढ़ा दो तो रिएक्शन गोज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। और बैकवर्ड डायरेक्शन का मतलब ये हुआ कि जो गैस घुल भी चुकी थी वो भी बाहर आ जाएगी। तो बी आंसर है इसका। सॉलिबिलिटी जो है गैस की वो एक्सोथर्मिक है, और ये प्रोसेस रिवर्सिबल है। इसीलिए टेम्परेचर बढ़ाने पे इसीलिए टेम्परेचर बढ़ाने पे गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। जो भी बच्चे ये लेक्चर देखेंगे, क्योंकि ये प्री रिकॉर्डेड लेक्चर जा रहे हैं, मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप सिर्फ आंसर तक सीमित मत रहो, क्योंकि ये बीमारी आएगी। आपको लगेगा और मुझे आता है, मुझे आता है। बोर्ड में टॉपर हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही गलत करते हैं, क्योंकि भाव यही होता है मुझे आता है। तो मुझे आने के भाव से बाहर आ जाओ। आप देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, इतना ही आपको एग्जाम में लिखना है। मैं ये आपको समझाने के लिए नहीं लिख रहा, इतना ही लिखना होता है टू गेट टू द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। मोलर solubility ऑफ हीलियम, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्लॉटेड अगेंस्ट द पार्शियल प्रेशर। ये अलग अलग पार्शियल प्रेशर है, ये तीन गैसेस का ग्राफ है। वो कह रहा है हेनरी कांस्टेंट फॉर दीज गैसेस विल बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ। ये ग्राफ ये बताता है कि प्रेशर के साथ सॉलिबिलिटी कैसे वेरी कर रही है। मेरा हमेशा से मानना है कि आप में से बहुत से बच्चों को ग्राफ पढ़ना ही नहीं आता। तो ग्राफ पढ़ने का सबसे शानदार, सबसे आसान तरीका होता है, प्रेशर का एक पॉइंट चूज करो और फिर यहाँ पे एक लाइन खींचो और अपने आप को बोलो, जब तीनों गैस का प्रेशर मैंने सेम कर दिया, कुछ मान लो 5 बार, तो जब हीलियम का प्रेशर 5 बार है तो हीलियम कितना घुल रही है सॉलिबिलिटी? मान लो 10 है। जब नाइट्रोजन का प्रेशर भी 5 बार है तो नाइट्रोजन की सॉलिबिलिटी क्या है? मान लो 20 है। कुछ भी वैल्यू झूठी मूठी मान लो, आसान सी मान लो। जब ऑक्सीजन का प्रेशर भी 5 बार है तो कितनी घुल रही है? 30। तो आपके सामने क्लियर ऑर्डर आ गया आपको सॉलिबिलिटी का, कि सबसे ज्यादा जो सॉलिबिलिटी है वो है ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की, और फिर हीलियम की। और फिर आता है कॉन्सेप्ट, आपको तो केएच का ऑर्डर पूछा है। केएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉलिबिलिटी। तो अगर सॉलिबिलिटी ज्यादा होगी तो केएच की वैल्यू कम हो जाएगी, तो इसका रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा। जो गैस कम घुली है उसका केएच सबसे ज्यादा होगा। जो गैस कम घुली है उसका केएच सबसे ज्यादा होगा। तो इसका आंसर हो गया बी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मैं बार बार कहता हूं आपको ग्रो होना है। हम ये नहीं मान रहे आप ग्रो कर चुके हो। ये पैकेज आपको ग्रो कर देगा, ये पैकेज आपको बड़ा बना देगा। ये पैकेज आपको बड़ा बना देगा। आप इन क्वेश्चनों में लड़ो। ग्राफ पढ़ना आपकी वीकनेस है, आप झगड़ो, मुझसे दोबारा आके बातें करो, पूछो कि जी सर कैसे हुआ। आओ जी। एसर्शन रीजनिंग, हेनरी लॉ कांस्टेंट के एच घटता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। हम ना इसे पढ़ के रिएक्ट नहीं करते। जो ब्रह्म ज्ञानी होता है ना, ब्रह्म ज्ञानी कहता है ठीक है, मेरी फिलॉसफी क्या है? मेरी फिलॉसफी ये है, टेम्परेचर बढ़ाने पे
सॉल्युबिलिटी घटती है, और क्योंकि के एच और सॉल्युबिलिटी उल्टे हैं तो के एच बढ़ता है। तो कह रहा है हेनरी कांस्टेंट घटता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। चल झूठा, डी आंसर है इसके। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज एंड लिक्विड डिक्रीजेस, ये बिल्कुल सच बात है। डी आंसर है इसके। फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। हीलियम इज डाइल्यूटेड टू ऑक्सीजन इन डाइविंग अपरेटस। आपको पता है जो डीप सी डाइवर्स होते हैं उनके रेस्पिरेटरी मिक्सचर में थोड़ा नाइट्रोजन कम करके हम लोग हीलियम गैस भर देते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन बेंड डिजीज कॉज करता है, हीलियम नहीं करता है। कह रहा है हीलियम हैज हाई सॉल्युबिलिटी इन ऑक्सीजन। ये ना लाइन बड़ी बकवास लगती है, मतलब मैं आपको सही बताऊं तो मैं पढ़ा तो रहा हूँ और मैं बड़ा हैरान था कि ये कई जगह ऑनलाइन क्वेश्चनों में भी दिया हुआ है। एक्चुअली यहाँ पानी आना चाहिए था, जो जायज बात थी, जैसे एनसीईआरटी ने समझाया हुआ है। हीलियम की सॉल्युबिलिटी पानी में ज्यादा होती है, नहीं होती है, मैं फाल्स बोल देता और मैं आगे बढ़ जाता। इसने ना पानी ना लिख के ऑक्सीजन लिख दिया। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली हीलियम गैस इज नॉट सॉल्युबल इवन इन ऑक्सीजन गैस। ये ऑक्सीजन के साथ भी आराम से घुलती नहीं है, विच इज अ वेरी कंट्रोवर्शियल थिंग, बिकॉज नॉर्मली गैसेज आपस में आराम से घुल जाती हैं, बट हीलियम हैज ए सीरियस प्रॉब्लम। हीलियम का एटॉमिक मास बहुत ही कम है, छोटी गैस है, किसी प्रकार की कोई भी अट्रैक्शन ऑक्सीजन के साथ नहीं बना पाती। मैं इस पे ज्यादा बात नहीं करना चाहता। आई ऑलवेज फाउंड दैट यहाँ पे पानी होना चाहिए था, ऑक्सीजन का कोई मतलब ही नहीं है। बाकी ये बात वैसे सच है कि हीलियम और ऑक्सीजन का घुलना मिलना नहीं है, दे आर नॉट हाईली सॉल्युबल। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि जो हीलियम है वो बहुत छोटे साइज की गैस है। ये वंडरवॉल अट्रैक्शन बनाती है, वो भी बहुत कम बनाती है। आगे जाके हम आपको सिखाएंगे, ये वंडरवॉल भी डिपेंड करता है मास पे और साइज पे। अगर आपका मास और साइज नहीं है तो आप वंडरवॉल भी नहीं बनाओगे, और जब तक अट्रैक्शन नहीं होती तब तक घुलना मिलना नहीं होता। सो एसर्शन सही है, रीजन गलत है, सी आंसर है। बट क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल है, मेरा अभी भी मानना है यहाँ ऑक्सीजन नहीं पानी होना चाहिए था। सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर, बिल्कुल सही बात है, यही तो हेनरी लॉ है। आओ गाएं, हेनरी कहता है जितना ज्यादा गैस का प्रेशर होगा उतनी ज्यादा गैस लिक्विड में डिसॉल्व होगी। सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस। यस, यही तो हेनरी लॉ है, यही तो हेनरी लॉ है। सो नाउ द क्वेश्चन इज सॉलिबिलिटी ऑफ गैस लिक्विड में इसलिए प्रेशर बढ़ाने पे घुलती है क्योंकि प्रेशर, सॉलिबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, बिल्कुल सही बात है, एज एक्सप्लेन बाय हेनरी लॉ। तो असर्शन सही है, रीजन सही है, एक्सप्लेनेशन सही है, ए आंसर है इसका। प्रेशर बढ़ाने पे गैस की सॉलिबिलिटी इसीलिए बढ़ती है क्योंकि सॉलिबिलिटी प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल सही बात है जो हेनरी लॉ बताता है। ये तीन इंटीजर टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं जो जेई मेंस के हैं, और ये लास्ट टॉपिक से रिलेटिवली आसान है, मैं उम्मीद करता हूँ आपने इसे करके रखा होगा। इनका सही होना आपके लिए जरूरी है। A company dissolve X amount of CO2 in 1 liter of water। आपको पहली बात पता है, जो आपको पानी का वॉल्यूम दिया हुआ है 1 लीटर, ये हो जाएगा 1000 ml, और क्योंकि पानी की डेंसिटी 1 होती है तो यही पानी का मास हो जाएगा 1000 ग्राम। और आपको पता है पानी का मोलर मास होता है 55.5, तो पानी का मोलर मास होता है 18 ग्राम पर मोल। अब आपको बताना है कि कितनी CO2 डिजोल्व होगी, तो ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, आप पकड़ लिया होगा आपने कि ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये आपको निकालना है। और जो मोलर मास होता है CO2 का वो 44 ग्राम पर मोल है। आप देख लो कैसे जेई मेन में एनसीईआरटी के क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। आपको डाटा गिवन है, आपको प्रेशर ऑफ CO2 दे रखा है 0.835 बार। आपको हेनरी कांस्टेंट दे रखा है, ध्यान से देखना होगा, गलती नहीं करनी है, किलो बार। सो पहले इसे आप बार में चेंज कर लो बिकॉज दोनों की यूनिट सेम होना जरूरी है। एटॉमिक मासेस दे रखे हैं, जो इज वेरी गुड। नाउ लेट्स कम टू द बिजनेस। तो सबसे पहले मैं क्या करूं? सबसे पहले मैं मोल फ्रैक्शन निकालूंगा, जैसे मैंने एनसीईआरटी में आपको बताया था। इसके लिए मैं यूज करूंगा हेनरी लॉ। हेनरी कहता है जितना ज्यादा CO2 गैस का प्रेशर होगा उतनी ज्यादा CO2 सॉल्यूशन में डिजोल्व होगी। तो ये आ जाएगा प्रेशर
डिवाइड बाय के एच। कोई स्टेप मत काटो, जेई मेन का क्वेश्चन है तो मैं आग लगा दूंगा, वो सब मत सोचो। कोई जेई मेन नहीं है, सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन है, वो मान के हर स्टेप लिख के करो। डाटा काफी आसान है क्योंकि इसको आप डिवाइड करोगे तो 0.5 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 0.5 इंटू 10⁻⁻3। अब चाहो तो लिख सकते हो 5 इंटू 10⁻⁻4। देखो अभी भी अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ तो मेरी आंखें वहीं ढूंढ रही हैं कलर। सो जिन बच्चों ने अभी मुझसे ये बात नहीं सीखी, अभी तक आपका जेएसआर में आया हुआ सफल है। अभी भी आपको वो बात समझ में नहीं आई जो जेएसआर में मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, वो है कलर्स। प्रेजेंटेशन का एक तरीका है, इसका कोई मतलब नहीं है ये क्वेश्चन जेई मेन का है या किसका है। पढ़ाई एक तरीके से होती है। अब गाते हैं जी, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसके मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स। मोल फ्रैक्शन कम है, जैसे मैंने आपको बताया था, हमेशा कम ही होता है। अब क्योंकि इसका मोल फ्रैक्शन कम है तो डिनोमिनेटर से CO2 को नेग्लेक्ट कर देंगे और पानी के मोल निकालने का तरीका होगा गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। ये भी याद रखो जो बच्चे सियाने हो, 1000 को 18 से डिवाइड करते हैं, काफी क्वेश्चनों में आता है ये। सो बेसिकली 55.5 मोल्स इसका आंसर हो जाता है। 1000/18 इज 55.5। ये वैल्यू याद रखो, बहुत काम आती है ये। तो यहाँ से CO2 के मोल निकल जाएंगे। विच कम्स आउट टू बी। और अब हमें लास्ट स्टेप करना है, हमें मास निकालना है। एग्जैक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन है, आप देख रहे हो। सो मोल निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। हमें निकालना है गिवन मास। मोल्स हैं 277.5 10⁻⁻4 और पानी CO2 का मोलर मास है 44। इसको सॉल्व करेंगे, ये आंसर आ जाएगा। ग्राम। अब जो आपको आंसर लिखना था वो 10⁻⁻3 में लिखना था, इसलिए मैंने पावर आंसर में ठीक कर ली है। देखो फॉर्मेट पूछा हुआ है ना, वो 10⁻⁻3 पूछा हुआ है, तो ये आ जाएगा 1221। ये आंसर। आपको पता है जेई मेन में डेजर्ट टाइप में जिस तरीके से वो आपको आंसर रिप्रेजेंटेशन के लिए बोलते हैं उस तरीके से हमें लिखना होता है। मैं इसको सिंगल पेज पे ले आता हूँ ताकि आप एक बार में देख सको हमने क्या किया है। आपको नोट करना है तो आप वीडियो स्टॉप करके इसको नोट कर लो। चलो अगला क्वेश्चन आ रहा है। एनी लॉ कांस्टेंट फॉर द सॉल्यूशन ऑफ मीथेन इन बेंजीन। एनसीईआरटी क्वेश्चन वंस अगेन। तो आप देखो कितनी ब्यूटीफुल बात है कि जेई मेन में कैसे एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। सो आपको हेनरी कांस्टेंट दिया हुआ है। आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन निकालना है। प्रेशर ऑफ मीथेन आपको दे रखा है। तो बेस्ट पार्ट ये है कि यूनिट सेम है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, हेनरी का फॉर्मूला लगाया। बाकी कैलकुलेशन है आपको पता। यहाँ से मीथेन का मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। 10⁻⁻3। वीडियो स्टॉप कर लो अगर नोट करना है तो। ठीक है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये न्यूमेरिकल है, पहले इसमें करेक्शन कर लेते हैं। सॉलिबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन एट सर्टेन प्रेशर इन वाटर एंड टेम्परेचर 298 Kelvin is given to you. pH की वैल्यू is given to you. Find the pressure
ऑफ ऑब्वियसली CO2, ऑफ O2। सो पानी लिखा नहीं हुआ था, प्लीज ऐड कर लें। हाँ जी। 0.08 ग्राम ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है इन 1 लीटर ऑफ वाटर। तो सॉल्युबिलिटी जो है आपको ग्राम पर लीटर में दे रखी है, और जैसे ही आपने इसे खोला आपके पास ऑक्सीजन का गिवन मास आ गया। ऑक्सीजन का मोलर मास तो आपको पता ही है। पानी का वॉल्यूम आ गया। पानी की डेंसिटी 1 होती है। पानी का मास आ गया। पानी का मोलर मास पता है। दिस इज हाउ जन्मपत्री इज फॉर्म। और आपको क्या दे रखा है? आपको केज दे रखा है, वो किलो बार में दे रखा है। तो इन्होंने एक और मिस्टेक करी है, वो ये है कि इन्होंने बताया नहीं प्रेशर किस में निकालना है, तो आप मेंशन कर लो किलो बार में ही आपको आंसर पूछा होगा इसमें। ये दो गलतियां हैं इसमें। किलो बार में ही आंसर निकालना है, ऐसा लिखा हुआ आया था पेपर में। ठीक है जी, हम लोग सेम प्रोसेस से काम करते हैं। हमें यहाँ पे निकालना है प्रेशर। तो पहले हम निकाल लेते हैं मोल फ्रैक्शन। जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसके मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स, समान सारा अवेलेबल है आपके पास। गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। पानी का गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। देख लो फिर से 55.5 आ गया। ये मैं आपसे कह रहा था कि इसको याद कर लो, ये बड़ी यूजफुल फिगर है। अगेन आप देख सकते हो मोल फ्रैक्शन काफी कम आ रहा है, जैसे मैं हमेशा कहते ही हूँ, प्रिपेयर्ड रहो मेंटली दैट मोल फ्रैक्शन जनरली कम आते हैं। बस अब हम तैयार हैं हिंदी का फॉर्मूला लगाने को। एवरीथिंग इज सेट नाउ। प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन। और हमें प्रेशर निकालना था। KH हमें दिया हुआ था 35 किलो बार में। मोल फ्रैक्शन हमने निकाल ही लिया है। किलो बार में हमारा आंसर आ जाएगा। मैं इसको भी सिंगल पेज पे कर देता हूँ, आप वीडियो स्टॉप करके आराम से नोट कर लो। चलो, इसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चन और डाल दिए थे इसमें, क्योंकि एज सच कहीं क्वेश्चन मुझे मिले नहीं थे, तो मैंने NCERT क्वेश्चनों को ही इंटीजर टाइप में कन्वर्ट कर दिया था, विच इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। आपको ये जेई वगैरह में कहीं दिखने को मिल सकते हैं। तो जेई में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि आपको इंटीजर टाइप में बताना होता है कि भाई कितने। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर हेल्ड बाय डिस्पर्जन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो डिस्पर्जन होता है वंडरवॉल। आओ ज्ञान पे आ जाए। सो वेंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैंने कहा था वैसे तो सारे ही बनाते हैं, लेकिन ऑब्वियसली जब ये सवाल पूछा जाता है तो ज्ञान यही होता है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स सिर्फ वंडरवॉल ही बना सकते हैं। तो आपको देखना है कि नॉन पोलर कौन है। तो पहला आ रहा है आपका N हेक्सेन। तो मैं सिर्फ कुछ नहीं करता, मैं नॉन पोलर की लिस्ट बना रहा हूँ, और मैंने ये सब सिखा रखा है। आप पढ़ो, मेरे नोट्स खोलो। मैंने कहा था सारे हाइड्रोकार्बन नॉन पोलर हैं, जैसे हेक्सेन और ऑक्टेन। और नॉन पोलर में मैंने कहा था ऐसे मॉलिक्यूल नॉन पोलर होते हैं जो एक ही एटम के बने होते हैं, जैसे I2, क्योंकि इनमें डाइपोल फॉर्म नहीं हो सकता। और तीसरा था ऐसे मॉलिक्यूल नॉन पोलर होते हैं जिनकी नेट डाइपोल मोमेंट 0 आती है, जैसे CCl4। चार सेम वेक्टर टेट्राहेड्रल पे। तो हेक्सेन और ऑक्टेन नॉन पोलर हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल आपस में वंडरवॉल बनाते हैं। आयोडीन और CCl4 नॉन पोलर हैं, ये भी आपस में वंडरवॉल बनाएंगे। और आप देख सकते हो ये दोनों पोलर हैं, और O के साथ H भी लगा हुआ है। ये H इसके O के सामने भी आ जाएगा। सो बेसिकली ये फॉर्म करता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो सवाल था कितने, जवाब है दो मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो वंडरवॉल बनाते हैं।
नेम द मॉलिक्यूल्स विच आर हेल्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आप देख सकते हो पहला मॉलिक्यूल है आपका NaClO4, और ये आयनिक कंपाउंड है क्योंकि मेटल का कंपाउंड है। और आयनिक कंपाउंड जब पानी में आते हैं तो वो पानी के साथ कौन सी अट्रैक्शन बनाते हैं? आयन डाइपोल। दूसरा केस आ रहा है एल्कोहल और एसीटोन का। एल्कोहल में आप देख सकते हो O के साथ H लगा हुआ है, ये रहा, और इसमें O मौजूद है, तो दे विल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगेन आप देख सकते हो यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, पर दोनों में ही N के साथ O के साथ H नहीं लगा हुआ। सो व्हाट दे आर गोइंग टू फॉर्म इज डाइपोल डाइपोल। तो सवाल था कितने मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के बैठेंगे? जवाब है एक। लास्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सॉल्युबल इनसॉल्युबल इन वाटर। पानी में कौन नहीं घुल रहा? ऐसे जब पेपर आता है ना बोर्ड में तो ऐसे मार्क करते हैं, सॉल्युबल पूछा है, इनसॉल्युबल पूछा है। तो आपको जो मॉलिक्यूल दे रखे हैं वो है टॉलिन, फॉर्मिक एसिड, ग्लाइकॉल, क्लोरोफॉर्म एंड फिनॉल। हमको बताना है इनमें से कौन से मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो पानी में नहीं घुलते। तो ज्ञान, पानी में वो मॉलिक्यूल घुलेंगे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे। मॉलिक्यूल्स विच फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। अब आप याद करो, पानी तैयार बैठा हुआ है, O के साथ H लगा हुआ है, बस सामने फ्लोरीन होनी चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, या नाइट्रोजन। क्योंकि दो अलग मॉलिक्यूल हो जाएंगे, एक तो पानी हो गया, दूसरा जो आप चेक कर रहे हो। तो टॉलिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना रही, क्योंकि आप देख सकते हो कि टॉलिन में जो है कोई भी फ्लोरीन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है, तो ये पानी में नहीं घुल रहा। फॉर्मिक एसिड में दो दो ऑक्सीजन है, खुशी खुशी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, ये पानी में घुलेगा। ग्लाइकॉल में दो दो ऑक्सीजन है, खुशी खुशी पानी में घुलेगा। So this is dissolving in water, this is dissolving in water, this is not dissolving in water. क्लोरोफॉर्म में फ्लोरीन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है, दिस इज नॉट डिजॉल्विंग इन वाटर। फिनॉल में O लगा हुआ है, दिस इज डिजॉल्विंग इन वाटर। कम घुलेगा वो अलग मैटर है, हमें कम या ज्यादा नहीं पूछा, हमें बोला है नहीं घुलेगा। तो कुल दो लोग हैं जो नहीं घुल पाएंगे, एक हो गया टॉलिन और एक हो गया क्लोरोफॉर्म, क्योंकि इनमें फ्लोरीन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है, जगह जगह लिखा हुआ है, मैं आपके इंतजार में बैठा हुआ हूँ। आओ आके डाउट पूछो। ऑफलाइन डाउट पूछने का टाइम 2:30 से 3:30 है, ऑल डेज एक्सेप्ट संडे। तो ये वीडियो आप देखो, कोई दिक्कत आती है तो आप डाउट पूछो।